जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, यह 1001 प्रश्नों की श्रृंखला का 6वां पाठ है। और अगर आप केवीएस और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट वाले सीडीपी के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने पांचों पार्ट को नहीं देखा है तो उसे भी जा कर के देख लें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जिसका नाम है 1001 प्रश्नों की श्रृंखला, उसमें आपको वो प्रश्न के वीडियो मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। अगर आप सीरियली देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, हमारे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए, तो हमारे यहाँ पर जो लिंक दिए हुए हैं, पहला है चैनल का लिंक, इससे जुड़ सकते हैं आप। हमारे व्हाट्सअप लिंक है यहाँ पर दिया हुआ, उससे आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप और टेलीग्राम में हमने हर वीडियो के पीडीएफ डाले हुए हैं। जैसे ही वीडियो यूट्यूब पर डाली जाती है, मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं, अगर आपको वो चाहिए। और अगर आप हमारे लाइव पोलिंग क्लासेस से जुड़ने चाहते हैं, जो कि 3 साढ़े 3 बजे होता है पर डे, 3 बजे के बाद, तो आप व्हाट्सएप में आएँ और डायरेक्ट पोलिंग के द्वारा क्वेश्चन का आंसर करें और अपने आंसर को तुरंत जांच लें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तुरंत साथ ही साथ। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगमकर्ता का अधिक स्वतंत्रता देता है? का की जगह में मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ होगा को, यानी इनमें से कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या सृजनशीलतावाद? तो सृजनशीलता के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें अपसारी चिंतन होगा, और अपसारी चिंतन होगा तो बिना स्वतंत्रता के हो नहीं सकता है। तो एक का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? यानी शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतर जो शक्ति होती है उसे उभारने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? प्रोवेल का, पेस्टोलॉजी का, थॉर्नडाइक का या प्लेटो का? तो यह कथन है पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी भी होता है, पेस्टोलॉजी भी होता है, ये लिखावट पर आप ना जाए। तीसरा प्रश्न है, जब शिशु अपनी आँख, कान व हाथ के साथ संबंध में सोचते हैं, यानी ये सब इंद्रियों का प्रयोग करके सोचता है, तो ये कौन सा स्तर होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? ये जो चारों स्तर आप देख रहे हैं, ये है जीन पियाजे के 4 स्तर। मैं आपको बता दूं कि 4 स्तर के क्रम क्या हो सकते हैं। ये है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये इसी क्रम से उन्होंने बताए हैं। तो जिस क्रम में इंद्रियों का प्रयोग होता है उसे इंद्रियजनित स्तर कहते हैं। तो आपने देखा कि तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम चौथे प्रश्न को लेंगे। चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियों का पड़ता है, आवश्यकताओं का भी पड़ता है, अभिवृत्ति का भी पड़ता है, लेकिन किशोरों को ज़्यादा डर नहीं लगता है। वो लड़का लड़कियों से बात करते करते और लड़कियों से बात करते कहाँ न कहाँ रात में चला जाएगा साइड में। उसको जरा सा भी डर नहीं लगता है, उसे माता पिता का डर नहीं लगता, उसे शिक्षक का डर नहीं लगता है, यानी उसके अंदर असुरक्षा की भावना नहीं पाई जाती है। जो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए, यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है। ये तो पहले होता था। यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है। यह संबंध इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से। तो जहाँ केवल मिल गया तो ऐसे ही गलत है। तो यह शिक्षा मनोविज्ञान को आधार प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं?
बंडूरा का यहाँ बनहुरा लिखा गया है, लेकिन होगा क्या, बंडूरा, बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। आगे देखते हैं। मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, जीन पियाजे, स्किनर, ये किसका है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये बात कही थी स्किनर ने, सॉरी मैस्लो ने। ये बात किसने कही थी, मैस्लो ने कही थी। 7वां प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, कि शिक्षा में प्रेरणा देना है और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो कभी भी बच्चों को लालच देकर, प्रलोभन देकर या इनाम देकर कंपटीशन नहीं करवानी है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, जो नहीं करना चाहिए शिक्षक को। 8वां प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है। देखिए चरित्र निर्माण, तो किशोरावस्था को स्टैनली हॉल ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो ऐसे में परंपराओं को धारण करने की अवस्था हो सकती है। आधारहीन चिंतन, ये तो होगा ही, यानी किशोरावस्था में आधारहीन चिंतन होता, वो उतना सोच समझ नहीं सकते हैं, वो आत्मचेतना नहीं होती उसके अंदर, आधारयुक्त आत्मचेतना नहीं होती, वह स्वकेंद्रित भी नहीं होता है, वो अच्छे से, मतलब उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उथल पुथल हो रहे होते, उसके अंदर ऐसे हार्मोन निकल रहे होते हैं, तो वो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है उसके अंदर, वो बस जो अच्छा लगता है वो करते चला जाता है। तो ये आधारहीन आत्मचेतना होती है। 9वां प्रश्न है, शेषवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शेषवावस्था के लिए मॉन्टेसरी विधि भी बहुत अच्छी है, खेल विधि भी बहुत अच्छी है, किंडरगार्टन भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पर 4 नंबर क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी। तो तीनों विधियाँ शेषवावस्था के लिए बहुत अच्छी हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इसमें सभी लिखा है। 10वां प्रश्न है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह मेरा दावा है। यह कथन किसका है? तो अगर आप यदि इस पर ध्यान देंगे तो किसने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था, उसी आधार पर ना उसने कहा। तो यह मैकडूगल नहीं हो सकता है, कोहलर भी नहीं हो सकता है, पावलोव भी नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? वाटसन ने। और हमने आपसे पूछा था कि ये जो सवाल कि वाटसन के 11 माह के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका सही जवाब है अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका 1-2 बच्चों ने जवाब दिया है, बाकियों ने नहीं दिया। इसका मतलब उन्हें नहीं पता था। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए। 11वां प्रश्न है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो देखिए प्रगतिशील परिवार है, यानी तरक्की कर रहे हैं। तो तरक्की कर रहे हैं तो भैया उसके अंदर तो उपलब्धि चाहिए। अब कैसे? अब कहेगा कि बड़ा भाई तो आईएएस है, मंझला भाई आईपीएस है, तो छोटा वाला तो आपको तो सोच लो डॉक्टर कम से कम बनना ही होगा, या नहीं तो और कुछ बड़ा करके दिखाना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उपलब्धि मायने रखेगी उसके लिए कि सब अच्छे अच्छे कर रहा है, तुम कैसे पिछड़ रहे हो। 12वां प्रश्न है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर का, मैकडूगल का, तब मुनरो का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक का। और 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको बता दूं मैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, खेल क्षेत्र आते हैं, असामान्य क्षेत्र भी आते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के अंतर्गत आर्थिक मनोविज्ञान नहीं आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाएगा। और 14वां प्रश्न है, बाल विकास में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रक्रिया पर बल देता है, वातावरण और अनुभवों की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है, यह उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के चक्कर में ना पड़ें,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के बाद ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन यही मानव विकास होता तो गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी जब बीजारोपण हो जाता है बच्चे का, यानी भ्रूण निषेचित हो जाता है, तब से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक का अध्ययन किया जाता है मानव विज्ञान विकास में। बात यहाँ हो रही है बाल विकास की, तो इसका है गर्भ से किशोरावस्था तक। और 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आप इसको ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिए। वाटसन ने है, वाटसन तो है ही, CH हल भी है, स्किनर भी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डेवी कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। 16वां प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गेसेल का, स्टैनली हॉल का या ग्रिडफे का? तो ये कथन है स्टैनली हॉल का, क्योंकि किशोरावस्था नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है, स्टैनली हॉल। जब भी किशोरावस्था आए तो आप दिमाग में ये रखें, स्टैनली हॉल। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चे का कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्राक्फिया, या यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा वहाँ गलतियाँ हैं, मैं आपको सुधार देता हूँ। ये देखिए, ये डिसलेक्सिया ठीक है, पठन अक्षमता। डिसग्राफिया होगा यहाँ पर, यहाँ प्राफिया की जगह में यहाँ पर होगा ग्राफिया। ये डिसग्राफिया, ये डिसकैलकुलिया होगा। गणितीय होता है डिसकैलकुलिया, यहाँ पर क्या होगा? डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। आप इसे सुधार लेंगे। और गति समन्वय, इसको ADHD भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इन ब्रैकेट वालों पर ध्यान मत दीजिए, ऑप्शन जो दिया उस पर देखिए, पठन अक्षमता, लेखन अक्षमता, गणितीय अक्षमता या गति समन्वय अक्षमता। तो इसका सही जवाब होगा पठन, पढ़ने में दिक्कत है तो पठन अक्षमता। और 18वां प्रश्न है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किस में उपयोगी नहीं है? बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में बिल्कुल है, शिक्षण विधियों के चयन में इसमें भी है, छात्रों की अभिप्रेरित करने में ये भी है, पशुओं के प्रयोग में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। 19वां प्रश्न है, सामूहिक चेतना का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा या युंग के द्वारा? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया है। और 20वां प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है, यह परिभाषा किसने दी थी? देखिए, किशोरावस्था तो है, लेकिन जो मैंने ऑप्शन कहा था स्टैनली हॉल, वो नहीं है। हेडो रिपोर्ट है, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी है, EH पील है। तो किशोरावस्था के बारे में सिर्फ स्टैनली हॉल ने नहीं, जीन पियाजे ने भी कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं और KVS और CTET के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और वीडियो धड़ाधड़ लेते आऊं, रोज़ाना वीडियो लाऊं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, है ना। शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, तो थोड़ा मानवता के नाते शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।